गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स थर्ड लेवल चैप्टर को, ठीक है। और आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्मार्ट बोर्ड एंड लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। As you can see, the third level written by Jack Finney. First question for you on your screen is, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? क्या चार्ली दोबारा कभी टिकट काउंटर पे जाएगा थर्ड लेवल के, और क्या वो अपने और अपनी वाइफ के लिए गेल्सबर्ग के टिकट लेगा? इसका आंसर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, यस, चार्ली वुड डेफिनेटली ट्राई टू गो बैक टू द थर्ड लेवल टू बाय टिकट टू गेल्सबर्ग. After receiving Sam's letter, Charlie becomes completely convinced that the third level truly exists and is not just his imagination. The letter serves as concrete proof of him that time travel to 1894 is possible. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये पता चल रहा है कि जो चार्ली है वो क्यों नहीं जाएगा, बल्कि वो इस बार अब जो उसका जो डिटर्मिनेशन है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है जब से उसने सैम के लेटर को रिसीव किया है। सैम कौन था स्टूडेंट्स? सैम चार्ली का साइकेट्रिस्ट था, ठीक है, जो शुरुआत में तो उसे मना करता है कि ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, ठीक है, तुम्हारी इमेजिनेशन है, कि तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि यू हैव रीच्ड थर्ड लेवल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको शुरू में ऐसा बोल रहा था, बाकी सब लोग भी बोल रहे थे। लेकिन एट द एंड हम चैप्टर के देख पाते हैं कि सैम का लेटर आता है चार्ली को, जिसमें वो लिखता है कि हाँ सैम, हाँ चार्ली, तुम बिल्कुल ठीक थे, थर्ड लेवल के बारे में ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, गेल्सबर्ग में पहुंच चुका हूँ, और तुम भी जल्दी से जल्दी अपनी और अपनी वाइफ का टिकट करवाओ और यहाँ पे पहुंच जाओ। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे चार्ली कन्विंस हो जाता है कि जो थर्ड लेवल जो था, जहां पे मैं पहुंच गया था, वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, वो सच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सैम भी वहां पहुंच चुका है। और ये एक कंक्रीट प्रूफ है इस बात का कि मैं 1894 में टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल करके ही वो पास में बच्चों थर्ड लेवल के थ्रू गेल्सबर्ग में पहुंचा था। The story shows that both Charlie and his wife Louisa are now actively searching for the third level every weekend. और इससे हमें पता चल पाता है कि सैम का लेटर मिलने के बाद लुइजा भी चार्ली की बातों पे, जो लुइजा चार्ली की वाइफ है, वो चार्ली की बातों पे बिलीव करने लगती है, और वो दोनों मिल करके हर वीकेंड जाकर के थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। Sam's letter, which describes the peaceful life in 1894 Galesburg with people singing on porches and enjoying lemonade, reinforces Charlie's desire to escape to that simpler time. सैम का लेटर मिलने के बाद, जिसमें सैम गेल्सबर्ग में 1894 की लाइफ को डिस्क्राइब करता है। उस वक्त की लाइफ कैसी थी स्टूडेंट्स? एक पीसफुल लाइफ थी। पीसफुल लाइफ क्यों थी? क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुई दुनिया में बच्चों। ये इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ भगदड़, ये कब से शुरू हुई है? ये हुई है वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, जब सारी कंट्रीज जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब जो देश हैं, वो इस चीज के पीछे जुट गए कि हमें क्या करना है, न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, ठीक है। और इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वेपन इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। उसके बाद से जो लाइफ है, जिंदगी है, जीवन है, ये बहुत भागदौड़ भरा हो चुका है। जबकि वर्ल्ड वॉर से पहले, जब इस तरह के कोई भी विश्व युद्ध नहीं हुए थे, तो सारी कंट्रीज क्या रहती थी? पीसफुली रहती थी, ठीक है। हर जगह शांति थी, और प्यार और शांति का माहौल, अमन का माहौल हर जगह था। तो उसी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं कौन? यहाँ पे सैम, कि गेल्सबर्ग में 1894 में कितनी पीसफुल लाइफ है। यहाँ पे लोग टेंशन में नहीं है, सब लोग अपने पोर्चेस में आके गाने गाते हैं, अपने लेमनेड को एंजॉय करते हैं, और इससे चार्ली की जो एक डिजायर थी इस भागदौड़ भरी जिंदगी से एस्केप करने की, यहाँ से निकल के भागने की, वो क्या हो जाती है? और ज्यादा रेनफोर्स हो जाती है, वो डिजायर बढ़ जाती है, उसको और ज्यादा शक्ति मिलती है।
Since Charlie has already exchanged modern currency for old style money, buying $200 worth of 1894 currency with $300, he is prepared and determined to make the journey with Louisa if he finds the third level again. और क्योंकि चार्ली पहले ही जब वो थर्ड लेवल में गया था, वो $300 के बदले पुराने जमाने की $200 की करेंसी ले चुका है। भले ही उसे लॉस हुआ है $100 का, बट स्टिल वो खुश है कि उसके पास करेंसी है पुरानी, जिससे कि वो क्या कर सकता है, वहां की टिकट्स लेके वापस से जा सकता है गेल्सबर्ग, 1894 के गेल्सबर्ग में। और वो पूरी तरह से तैयार है, डिटरमाइंड भी है कि वो अपनी वाइफ के साथ थर्ड लेवल ढूंढ लेगा और वहां चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से अपने आंसर को लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एक एस्केप का मीडियम था, यानी कि उस दुनिया से बाहर निकलने का एक माध्यम था? और अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि वो सही में एक माध्यम था, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, ये भी आपको साथ ही साथ बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। Yes, the third level serves as a psychological escape mechanism for Charlie from the harsh realities of modern life. ठीक है, कि वो ये बताता है कि सच में जो थर्ड लेवल था वो एक एस्केप था, लेकिन कैसा एस्केप था बच्चों? साइकोलॉजिकल एस्केप था। ठीक है, यानी कि मानसिक एक एस्केप है, जहां से वो मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो मॉडर्न दुनिया है उसकी जो हार्श रियलिटीज है। ठीक है, हार्श रियलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी बच्चों? जो यहाँ का स्ट्रेस है, फियर है, टेंशन है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें आज के मॉडर्न लाइफ में हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। तो यहाँ से इन चीजों से एस्केप करने का एक माध्यम था थर्ड लेवल। The story reveals that Charlie lives in a world filled with insecurity, fear, war, worry, and stress, as psychiatrist friend explains. हमें चैप्टर के थ्रू ये पता चल पाता है कि जिस तरह की दुनिया में चार्ली रह रहा है, वो दुनिया पूरी तरह से भरी हुई है इनसिक्योरिटी से। यही चीजें जो बच्चों मैंने अभी आपको बताई, फियर, डर से, वॉर, चारों तरफ तरफ क्या है, युद्ध चल रहे हैं, वरी, परेशानी, सब परेशान है और स्ट्रेस में है, ऐसा उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी एक्सप्लेन करते हैं। ये सारी चीजें कौन एक्सप्लेन करता है? चार्ली को उसका दोस्त सैम ये सब बताता है कि क्योंकि तुम इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो, डरे हुए हो, इनसिक्योर हो, तो तुम्हारा जो ये मन है, तुम्हारा जो ये दिमाग है, वो यहाँ से छुटकारा पाके कहीं जाना चाहता है। लेकिन क्योंकि तुम हकीकत में यहाँ से नहीं जा सकते, तुम यहाँ पे जी रहे हो, तुम्हारा घर यहाँ पे है, तुम्हारा परिवार यहाँ पे है, तुम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। इसीलिए तुम क्या बना रहे हो, अपने दिमाग में एक इमेजिनरी दुनिया बना रहे हो, जहां पे जाके तुम ये रियलिटी से छिप पाते हो, रियलिटी से भाग पाते हो। ठीक है, क्योंकि तुम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। चार्ली इज ड्रॉन टू द पीसफुल वर्ल्ड ऑफ 1894 गेल्सबर्ग। चार्ली कहाँ चला जाता है? एक पीसफुल दुनिया में चला जाता है जिसकी उसे तलाश थी, और वो दुनिया उसे कहाँ मिलती है बच्चों? गेल्सबर्ग में। और वो भी कौन से वक्त का? 1894 का। आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, ये विश्व युद्ध से पहले का समय है। ठीक है, वेयर लाइफ मूव्स एट अ स्लोअर पेस, जहाँ पे जो जिंदगी है बहुत ही धीमी गति से चलती है। ठीक है, लोग भाग दौड़ में नहीं लगे हैं, एक होड़ में नहीं लगे हैं आगे बढ़ने की। He romanticized this era with summer evenings were twice as long. ये इस एरा, इस वक्त को क्या करता है? रोमांटिसाइज करता है। रोमांटिसाइज का मतलब होता है बच्चों किसी वक्त को बहुत ही ज्यादा मधुर रूप में एक्सप्लेन करना, बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के उसकी तारीफों के पुल बांधना। ठीक है, वो ये बताता है कि यहाँ पे जो समर की इवनिंग्स है बहुत लंबी है। ठीक है, लंबी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है, इट इज मूविंग एट अ वेरी स्लोअर पेस, बहुत धीमी गति से काम काज चल रहे हैं, लोगों की जिंदगियां चल रही हैं, इसलिए जो समर इवनिंग्स है वो ऐसा लगती हैं कि बहुत लंबी हो गई हो। People sat on their lawns, smoking cigars, talking quietly. Women waved
palm leaf fence and fireflies dance around in a peaceful world। वो ये बताता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपने लॉन्स में बैठे हुए हैं, दे आर स्मोकिंग सिगार्स, वो स्मोक कर रहे हैं और धीरे धीरे आराम से बातें कर रहे हैं, जो कि आज की मॉडर्न लाइफ में देखने को नहीं मिलता बच्चों, क्योंकि यहाँ लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस तरह से आराम फरमा सके। विमेन वेट पाम लीफ, और जो विमेन है वो पाम लीफ के फैंस को चला रही हैं, फायर फ्लाइज डांस कर रही हैं और एक पीसफुल वर्ल्ड में वो रह रही हैं। दिस वॉज अ टाइम बिफोर वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, रिप्रेजेंटिंग इनोसेंस एंड ट्रैंक्विलिटी। ये बताते हैं कि ये वक्त कब का है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले का ये समय है, जहाँ पे लोग क्या हुआ करते थे, इनोसेंस हुआ करते थे, बहुत ज्यादा लोग शरीफ थे, शराफत में रहते थे, ट्रैंक्विलिटी यानी कि पीस और प्यार और मोहब्बत के साथ लोग रहा करते थे, आपस में युद्ध और लड़ाई जैसी चीजें नहीं हुआ। आई होप इतना क्लियर है बच्चों। इसके बाद his STEM collection is also mentioned as a temporary refuge from reality। और ये तो थर्ड लेवल वाली बात अलग हो गई। और एक वो क्या करता था बच्चों, चार्ली स्टैम्प कलेक्शन किया करता था। स्टैम्प कलेक्शन करने से भी उसे क्या मिलता था, उसे एक टेम्पररी रिफ्यूज, एक छुटकारा, एक एस्केप मिलता था रियलिटी से, शोइंग हिज पैटर्न ऑफ सीकिंग एस्केप फ्रॉम कंटेम्पररी प्रेशर्स, जो इस बात को दर्शाता है कि जो कंटेम्पररी प्रेशर्स हैं, यानी कि जिस दुनिया में वो रह रहा है, जिस समय में वो है, वहां पे उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव है। वो दबाव किसी का भी हो सकता है, समाज का दबाव है, उसके वर्क का दबाव है, उसके प्रोफेशन का दबाव है, लेकिन वो इस दबाव से क्या चाहता था, एस्केप चाहता था, बचना चाहता था, इसलिए वो ये सारी चीजें करता था। तो थर्ड लेवल रिप्रेजेंट्स हिज अल्टीमेट फैंटेसी, और थर्ड लेवल उसकी इसी फैंटेसी को, इसी इमेजिनेशन को दर्शाता है, कंप्लीट एस्केप। ये कंप्लीट एस्केप है जहां पे वो टू अ सिंपलर मोर पीसफुल, जहां पे एक बहुत सिंपल एक पीसफुल टाइम में चला जाता है, व्हेन लाइफ वाज लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड स्ट्रेसफुल, जहां पे लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी और स्ट्रेसफुल भी, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ थी। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, थर्ड लेवल वाकई में क्या था, was a medium of escape for Charlie। I hope students आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, इसे नोट करेंगे, then we will move to the next question। Okay students, let's see the next question now। What do you infer from Sam's letter to Charlie? जो सैम का लेटर चार्ली के पास आता है, उससे आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या सूचना आपको मिलती है। इसका आंसर कुछ ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। सैम्स लेटर कैन बी इंटरप्रेटेड इन मल्टीपल वेज, बट इट लाइकली रिप्रेजेंट्स द कल्मिनेशन ऑफ चार्लीज इमेजिनेटिव एस्केप फ्रॉम रियलिटी। अब जो सैम का लेटर चार्ली को मिला है, उसके हम कई सारे तरीकों में उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कई तरीके से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। बट जहां तक हमें ज्यादातर लग रहा है, वो चार्ली की इमेजिनेशन का ही पार्ट हो सकता है कि वो रियलिटी से एस्केप करना चाह रहा है। फर्स्ट लिखते हैं बच्चों हम, एविडेंस सपोर्टिंग इट एज इमेजिनेशन। ठीक है, कि वो एविडेंस यानी कि वो सुराग जो ये बताते हैं कि ये चार्ली की सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है। ठीक है, तो इसको देखिए बच्चों। The letter was found in a first day cover from Charlie's grandfather's stamp collection dated 8 July 18 July 1894। ठीक है, कि सबसे पहली बात तो ये कि जो लेटर मिला वो कहां से मिला है बच्चों, जो फर्स्ट डे कवर था चार्ली के ग्रैंडफादर का, जिसमें ये डेट लिखी गई थी, वहां से वो मिला। तो वहां से वो कैसे मिल सकता है, जबकि सैम तो अभी मॉडर्न एरा में एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट डे कवर्स टिपिकली कंटेन ब्लैंक पेपर एंड आर कलेक्टर्स आइटम्स नॉट मेंट फॉर एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डेंस। और जो फर्स्ट डे कवर्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, मोस्टली ब्लैंक पेपर्स ही होते हैं, उसको कलेक्टर्स के ही वो आइटम्स होते हैं, एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डेंस में वो नहीं आते हैं। द लेटर कन्वीनियंटली सपोर्ट्स एवरीथिंग चार्ली बिलीव्स अबाउट द थर्ड लेवल एंड 1894 केस। और इस लेटर में वो सारी चीजें ही डिस्क्राइब की गई हैं सैम के द्वारा, जो कि चार्ली बिलीव करता था। ठीक है, कि 1894 का जो गेल्सबर्ग है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा पीसफुल है। सेम वही सारी चीजें क्यों
उस लेटर में देखने को मिली। जैसा कि चार्ली सब मानता था अपने में, हो सकता है कुछ चीजें तो डिफरेंट होती, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम सिमिलर था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लेटर है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी एस्केप वाली जो मेंटेलिटी है उसी की इमेजिनेशन का एक पार्ट है। व्हाट द लेटर रिवील्स, लेटर वैसे रिवील क्या कर रहा है, क्या बता रहा है लेटर हमें। इवन सैम, लेटर ये बताता है कि इवन सैम हु वाज चार्लीज साइकेट्रिस्ट एंड सपोजिटली रैशनल वाज आल्सो सीकिंग एस्केप फ्रॉम मॉडर्न प्रेशर्स। यानी कि हमें बताते हैं, हमें पता चल पाता है कि जो चार्ली का साइकेट्रिस्ट था, जो कि हम सपोज कर रहे थे कि वो तो रैशनल होगा, रैशनल यानी कि वो लॉजिकल चीजों में बिलीव करेगा, वो इमेजिनेटिव चीजों में विश्वास नहीं करेगा। हमें ये पता चल पाता है कि वो भी एस्केप चाह रहा था इस मॉडर्न प्रेशर वाली लाइफ से, तभी वो इस तरह की बातें लिखता है। सैम हैड सीक्रेटली बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। सैम ने भी $800 की करेंसी पुराने उसमें कन्वर्ट करके लाई थी, शोइंग ही टू वाज प्लानिंग टू एस्केप, जिससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ चार्ली बल्कि सैम भी एस्केप का प्लान ढूंढ रहा था। The letter describes an idyllic life in 1894, people playing piano, singing, seeing Nellie home, and enjoying lemonade on front porch. हमें देख पाते हैं बच्चों कि उसमें जो सैम है वो भी 1894 की आइडियलिक लाइफ, जो सबसे बेस्ट लाइफ होती है जो कोई इंसान इमेजिन कर सकता है, उसी को डिस्क्राइब करता है, जहां पे लोग पियानो प्ले कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, सीइंग नेली होम देख रहे हैं, एंड अपनी लेमनेड को पोर्शे की फर्स्ट फ्रंट शीट में एंजॉय कर रहे हैं। इट एनकरेजेस चार्ली टू कीप सर्चिंग, रीइंफोर्सिंग हिज ऑब्सेशन। और इससे क्या हो जाता है बच्चों, जो चार्ली का एक ऑब्सेशन था कि उसे थर्ड लेवल पे पहुंचना था, वो और ज्यादा रेनफोर्स हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर सैम वहां जा सकता है तो आई कैन ऑल्सो विजिट देयर, दैट प्लेस रियली एग्जिस्ट। The letter represents how desperately both Charlie and Sam wanted to believe in an alternative to their stressful modern lives. इससे हमें ये पता चल पाता है कि कितने desperately, कितने ज्यादा जो चार्ली और सैम थे इस दुनिया से, अपनी जिस दुनिया में वो रह रहे थे मॉडर्न लाइफ में, जो कि फुल ऑफ स्ट्रेस है, उससे छुटकारा पाना चाहते थे और ऐसी जगह में, एक ऐसी पीसफुल जगह में दोनों के दोनों जाना चाहते थे। ठीक है बच्चों, तो आप इस आंसर को नोट करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, students. The modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? ठीक है, जो मॉडर्न दुनिया है ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, स्ट्रेस है, ये हमने चैप्टर में भी देखा। लेकिन ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे हम इनसे क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। पीपल यूज वेरियस मेथड्स टू कोप विद प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो लोग हैं बच्चों वो काफी तरीके अपनाते हैं इन प्रेशर से क्या करने के, बाहर निकलने के, जिनमें से कुछ हेल्दी मैकेनिज्म होते हैं, कुछ हेल्दी तरीके होते हैं, कुछ अनहेल्दी वेज भी होते हैं। हम पहले हेल्दी वेज की बात करेंगे। फर्स्ट हो जाता है स्टूडेंट्स आपका फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, योगा करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज में जाते हैं, हेल्प रिलीज स्ट्रेस। इससे आपका क्या होता है, आपका जो रोजमर्रा का स्ट्रेस है वो दूर होता है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बेटर होती है। क्रिएटिव परस्यूट्स, और आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, किसी क्रिएटिव परस्यूट में भी आप लग सकते हैं। क्रिएटिव परस्यूट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं बच्चों, जैसे आर्ट। आप किसी आर्ट को चूज कर सकते हैं, उसमें आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। म्यूजिक सीख सकते हैं, राइटिंग लिखना शुरू कर सकते हैं। एंड हॉबीज प्रोवाइड इमोशनल आउटलेट्स एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। और आप कुछ ऐसी हॉबीज को चूज कर सकते हैं जो आपको क्या दे, एक इमोशनल आउटलेट दे और साथ ही साथ एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी आपको प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, सोशल कनेक्शन। आप लोगों से जुड़ सकते हैं, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली, परिवार के साथ एक अच्छा समय गुजारें, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ एक सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करें जो कि आपके काम आए जब आप किसी मुसीबत में हो या फिर आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को इमोशनली वीक फील कर रहे हो, तो आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको सपोर्ट कर सके। रिलैक्सेशन टेक्निक्स,
आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स आनी चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन, ध्यान आप करें जिससे कि आपको रिलैक्स मिले, आप रिलैक्स फील करें। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, लंबी और गहरी सांसें लें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, और कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होती है जहां पे हम क्या करते हैं, अपने माइंड को पूरी तरह से कॉन्शियसली एंगेज करते हैं, हम जो कर रहे होते हैं उसी में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं माइंडफुल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ट्रैवल एंड वेकेशंस। आप बीच बीच में अपने काम से थोड़ा वक्त निकाल करके क्या करें, ट्रैवल, सफर करें, और वेकेशन, छुट्टियों में जाएं। टेकिंग ब्रेक्स फ्रॉम रूटीन, जो आपका रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें से थोड़ा सा ब्रेक निकालें और एक्सप्लोर करें न्यू प्लेसेस को, नई जगहों को एक्सप्लोर करें और नए एक्सपीरियंसेस, नए अनुभव जीवन में अपने लेके आए। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को लेके चले। मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस एंड सेटिंग बाउंड्रीज, कि आप एक जो अपना वर्क है और जो आपका जीवन है, एक लाइफ है, उसमें एक बैलेंस बना के चले। ठीक है, ताकि आपका वर्क, जो आपका काम है, प्रोफेशन है, वो भी हिंडर ना हो, और साथ ही साथ आपकी जो लाइफ है उसमें भी एक अच्छा सा पीसफुल माहौल बना रहे। ये सारे क्या थे बच्चों, एक हेल्दी तरीके थे डेली लाइफ के स्ट्रेस से क्या करने के, डील करने के। लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं कि आप रियलिटी को फेस नहीं करना चाह रहे और वहां से एस्केप करना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। उसके क्या तरीके हो जाएंगे, उनमें से पहला आ जाता है कलेक्टिंग हॉबीज। आप क्या करने लग जाते हैं, चीजों को कलेक्ट करने लग जाते हैं, चीजों को अपने पास जमा करने लग जाते हैं, जैसे कि स्टैम्प कलेक्ट करना हो गया फॉर एग्जाम्पल, जो कि चार्ली कर रहा था इस चैप्टर में। दैट कनेक्ट अस टू डिफरेंट टाइम्स और प्लेसेस, जो कि स्टैम्प कलेक्ट करना यानी कि पुराने समय की चीजों को कलेक्ट करना, क्योंकि आप मॉडर्न, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न वर्ल्ड है, इससे सेटिस्फाई नहीं है, इससे हम पुरानी चीजों से जुड़ना चाहते हैं। रीडिंग, किताबें पढ़ना, मूवीज देखना, एंड एंटरटेनमेंट दैट ट्रांसपोर्ट अस टू अदर वर्ल्ड्स। ठीक है, हम वो किताबें पढ़ें जो हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाए, मूवीज देखें जो हमें दूसरी दुनिया में और अपनी दुनिया से थोड़ी देर के लिए एस्केप कर सके। नॉस्टैल्जिया फॉर सिंपलर टाइम्स इन पास्ट, और हम पुराने वक्त को याद कर करके क्या करते रहें, नॉस्टैल्जिक फील करते रहें। फैंटेसी, और फैंटेसी फैंटेसाइज करें, डे ड्रीमिंग करें, मतलब दिन के वक्त भी इमेजिनेशन करें और सपने देखा करें। मॉडर्न सॉल्यूशंस आ जाते हैं, जैसे प्रोफेशनल काउंसलिंग अब लोग लेने लगे हैं, थेरेपीज लेने लगे हैं, सपोर्ट ग्रुप्स बन गए हैं, कम्युनिटी बन गए हैं। टेक्नोलॉजी बन चुकी है बच्चों, जो लोगों को आपस में कनेक्ट करके रखती है, जैसे सोशल मीडिया। और एजुकेशनल परस्यूट्स हैं जो इंसान के पर्सनल ग्रोथ में भी काम आते हैं। तो ये वो सभी तरीके थे बच्चों जिनके थ्रू इंसान जो मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस है, प्रेशर है, उससे डील कर सकता है। ठीक है, एक हेल्दी तरीका हो गया और एक एस्केप करने वाली टेंडेंसी हो गई, और कुछ मॉडर्न सोल्यूशन भी हमें इसमें देखे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है आज की क्लास में ये होते हैं। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।